अगर तुम्हें एक ऐसा खेल मिले जहां जीत का मतलब करोड़ों की जिंदगी हो और हार का मतलब सीधी मौत, तो क्या तुम खेलने की हिम्मत करोगे? जिंदगी कभी अचानक खत्म नहीं होती। वो पहले आदमी को अंदर से खोखला करती है। सयोंग गीहुन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन हालात ने उसे ऐसा बना दिया था कि वो खुद से नजर नहीं मिला पाता था। उसकी सुबह कर्ज की चिंता से शुरू होती थी और रात शर्म के साथ खत्म होती थी। उसकी माँ जो खुद बीमार थी, अब भी उस पर भरोसा करती थी, और यही भरोसा उसके लिए सबसे भारी बोझ बन चुका था। जब उसकी माँ उसे उसके बेटे के जन्मदिन के लिए पैसे देती है, तो वो पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, वो भरोसे की एक आखिरी डोर होती है। लेकिन गीहुन उस डोर को भी पकड़ नहीं पाता। वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुराता है, क्योंकि उसके लिए उस वक्त सही और गलत का मतलब बदल चुका था। वो पैसे निकालता है और घोड़े की रेस में लगा देता है। ये जीत उसे कुछ समय के लिए ये महसूस कराती है कि शायद किस्मत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये खुशी बहुत छोटी होती है, क्योंकि गीहुन पहले से कर्ज में डूबा हुआ है और जिन लोगों से उसने पैसे लिए हैं वो इंतजार नहीं करते। जब भी उसे पकड़ते हैं और बेरहमी से पीटते हैं, तब ये साफ हो जाता है कि ये दुनिया गलती करने वालों को दूसरा मौका नहीं देती। जब वो अपने जेब में पैसे ढूंढता है और उन्हें नहीं पाता, तब उसे याद आता है कि भागते वक्त वो एक लड़की से टकराया था। उसे तब नहीं पता कि वही लड़की आगे उसकी कहानी का हिस्सा बनेगी। गीहुन को 1 महीने का समय दिया जाता है। ये समय दया नहीं होता, ये चेतावनी होती है। वो फिर से पैसे जुटाने की कोशिश करता है और अपने बेटे को खाना खिलाने ले जाता है, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। लेकिन उसकी जिंदगी अब पटरी से उतर चुकी है। स्टेशन पर वो ट्रेन मिस कर देता है और वहीं उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती है। ये अजनबी न तो धमकी देता है, न ही डराता है। वो बस एक खेल की पेशकश करता है। ये खेल थप्पड़ों और पैसों के बीच होता है। हर थप्पड़ गीहुन की इज्जत को तोड़ता है, लेकिन हर जीत उसे ये सिखाती है कि अपमान सहकर भी पैसा कमाया जा सकता है। यही इस खेल की असली परीक्षा होती है। जब उसे पैसे मिलते हैं और एक कार्ड दिया जाता है, तो कोई उसे मजबूर नहीं करता। यही सबसे खतरनाक बात है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। जब वो घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अमेरिका जाने वाली है। ये खबर उसे अंदर से तोड़ देती है। वो जानता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो वो अपनी बेटी को खो देगा। इसी डर में वो कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। ये कॉल किसी खेल में शामिल होने का नहीं, बल्कि अपनी हार को स्वीकार करने का फैसला होता है। उसे एक वैन में बिठाया जाता है जहां और भी लोग होते हैं। सभी को गैस से बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बड़े कमरे में होता है जहां 455 और लोग मौजूद होते हैं। सभी की एक ही समानता होती है, भारी कर्ज। उन्हें बताया जाता है कि वे खिलाड़ी हैं और एक व्यक्ति जिसे फ्रंट मैन कहा जाता है, उन पर नजर रख रहा है। यहीं उसकी मुलाकात खिलाड़ी 001 से होती है, एक बूढ़ा आदमी जिसे ब्रेन ट्यूमर है। वो यहाँ इसलिए है क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली है। इसी बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं और वही लड़की सामने आती है जिसने गीहुन की जेब काटी थी। लेकिन अभी किसी के पास सवाल पूछने का समय नहीं होता। गार्ड आते हैं और बताते हैं कि कुल 6 खेल खेले जाएंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। पहला नियम ये कि कोई खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेल नहीं छोड़ सकता। दूसरा नियम ये कि जो खेलने से मना करेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा नियम ये कि अगर बहुमत चाहे तो खेल रोका जा सकता है। पहला खेल बचपन का खेल होता है। एक बड़ी गुड़िया सामने होती है। नियम आसान बताया जाता है, लेकिन जैसे ही पहला आदमी हिलता है और गोली चलती है, सब समझ जाते हैं कि यहाँ बाहर का मतलब मौत है। लोग घबरा कर भागते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि यहाँ हिलना ही अपराध है। खेल खत्म होने पर लाशें हटा दी जाती हैं। 456 में से सिर्फ 201 लोग बचते हैं। डर हर चेहरे पर साफ दिखता है। जब वोटिंग होती है तो ज्यादातर लोग खेल छोड़ने का फैसला करते हैं। उन्हें दिखाया जाता है कि इनाम की रकम कितनी बड़ी है, लेकिन फिर भी वे बाहर जाना चुनते हैं। जब वे वापस अपनी जिंदगी में लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ भी नहीं बदला। कर्ज वही है, बीमारी वही है, अपमान वही है। पुलिस उनकी बात पर यकीन नहीं करती, नंबर काम नहीं करता, और यही एहसास उन्हें धीरे धीरे वापस खींच लाता है। बाहर लौटने के बाद गीहुन को पहली बार समझ आता है कि उस जगह से बाहर आना जीत नहीं थी, बल्कि एक और सजा थी। वहां कम से कम नियम साफ थे, लेकिन यहाँ हर चीज धुंधली थी। कर्ज देने वाले लोग अभी भी वही थे। उनकी माँ की तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी और बेटी की जिंदगी उनसे और दूर जाती दिख रही थी। पुलिस स्टेशन जाकर जब वो सब कुछ बताने की कोशिश करता है तो उसे पागल समझा जाता है। जो कार्ड उसके पास था, उसका नंबर भी अब किसी काम का नहीं रहता। यही एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि अब उसके पास ये साबित करने का भी कोई तरीका नहीं बचता कि जो उसने देखा था वो सच था।
जब वो घर लौटता है और अपनी माँ को नहीं पाता तो डर एक नए रूप में सामने आता है। अस्पताल से आने वाली कॉल उसे ये बता देती है कि बीमारी इंतजार नहीं करती। डॉक्टर साफ शब्दों में कह देता है कि उसकी माँ को बचाने के लिए बहुत पैसे चाहिए और अगर देर हुई तो पैर कटवाना पड़ेगा। ये खबर गीहुन को पूरी तरह चुप करा देती है। उसके पास न गुस्सा बचता है न रोना, क्योंकि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता तो भावनाएं भी थक जाती हैं। इसी दौरान उसके जीवन का एक और टूटा हुआ हिस्सा सामने आता है, उसका पुराना दोस्त सांगवू। बाहर से सफल दिखने वाला ये आदमी भी अंदर से उतना ही कर्ज में डूबा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपनी नाकामी को अब तक छुपा रखा था। जब वो गीहुन को बताता है कि उस पर अरबों का कर्ज है तो ये साफ हो जाता है कि ये खेल सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बना था। ये हर उस इंसान के लिए था जो गिर चुका था, चाहे समाज उसे कितना भी ऊपर क्यों ना दिखाए। गीहुन अपनी माँ के इलाज के लिए हर दरवाजा खटखटाता है। वो अपनी पूर्व पत्नी के पास जाता है, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ तिरस्कार मिलता है। उसकी बेटी के सामने जब उसे नीचा दिखाया जाता है तब उसकी आखिरी हिम्मत भी टूट जाती है। ये वो पल होता है जहां वो समझ जाता है कि सम्मान बिना पैसों के सिर्फ एक शब्द है। इसी अपमान के बाद उसका फैसला और पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी खिलाड़ियों की जिंदगी भी बिखरती दिखाई जाती है। अली अपने मालिक से अपनी मेहनत की कमाई मांगता है, लेकिन उसे भी धोखा मिलता है। वो मजबूरी में पैसे लेकर भागता है क्योंकि उसके पास अपने परिवार को बचाने का यही एक तरीका होता है। सैब्योक अपनी मां को उत्तर कोरिया से निकालने के लिए एजेंट से मिलती है और साफ हो जाता है कि उसके लिए पैसा सिर्फ लालच नहीं, जरूरत है। उसका छोटा भाई जिसे वो अकेला छोड़ आई है, उसकी हर सांस पर बोझ बना रहता है। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी भी कहानी में शामिल होता है जो अपने लापता भाई की तलाश कर रहा होता है। जब उसे वही कार्ड मिलता है जो गीहुन के पास था तो ये साफ हो जाता है कि ये खेल सिर्फ एक बार नहीं खेला गया, ये सालों से चल रहा है। अधिकारी गीहुन से पूछताछ करता है, लेकिन गीहुन कुछ भी बताने से मना कर देता है। शायद इसलिए नहीं कि वो बताना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि उसे खुद नहीं पता कि कोई उस पर यकीन करेगा या नहीं। फिर वही कार्ड, वही नंबर और वही फैसला। इस बार गीहुन हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब वो वापस लौटता है तो उसके चेहरे पर डर से ज्यादा थकान होती है। वही लोग, वही वैन, वही बेहोशी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस बार वो जानता है कि आग खुलने पर क्या देखने वाला है। जब वे सब दोबारा उस जगह पहुंचते हैं तो संख्या कम होती है, लेकिन वजह वही रहती है। अधिकारी भी चोरी छुपे उस जगह में घुस जाता है, एक गार्ड को मारकर उसकी जगह ले लेता है। ये दिखाता है कि बाहर की दुनिया भी इस खेल से अलग नहीं है। वहां भी लोग सच्चाई जानने के लिए जोखिम उठाते हैं और यहाँ भी। इस वापसी के साथ ही ये ड्रामा अपने अंत की ओर बढ़ता है। अब ये साफ हो चुका है कि ये खेल सिर्फ पैसों का नहीं है, ये मजबूरी का है, टूटे हुए लोगों का है और उन फैसलों का है जो इंसान तब लेता है जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। रस्साकशी के खेल के बाद जो लोग बचे रहते हैं उनके चेहरों पर जीत का कोई गर्व नहीं होता, वहां सिर्फ राहत होती है, और उस राहत के पीछे छिपा डर। क्योंकि अब सब जान चुके होते हैं कि हर जीत अस्थायी है। हर जीत का मतलब है कि अगली बार मरने का खतरा और नजदीक आ गया है। जैसे जैसे खिलाड़ी अपने कमरे में लौटते हैं वैसे वैसे सन्नाटा और भारी होता जाता है। खाली बिस्तर अब सिर्फ जगह नहीं रहते, वे याद दिलाने लगते हैं कि यहाँ गिनती कम होना ही सबसे बड़ा नियम है। रात फिर आने वाली होती है और इस बार डर पहले से अलग रूप में मौजूद रहता है। अब लोग जानते हैं कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, बल्कि हिंसा की अनुमति है। हर कोई अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखने लगता है, जैसे ये तय कर रहा हो कि कौन खतरा है और कौन नहीं। जांग डक सू जैसे लोग अब भी ताकत के दम पर खुद को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन उनके भीतर भी एक डर पनप चुका होता है, क्योंकि जब इंसान दूसरों को डराकर ऊपर आता है तो उसे सबसे ज्यादा डर अपने ही जैसे लोगों से लगता है। इसी बीच डॉक्टर और गार्डों की साजिश और गहरी होती जाती है। मृत शरीरों से अंग निकालना अब उनके लिए सामान्य काम बन चुका होता है। डॉक्टर को यह भरोसा दिलाया गया होता है कि अगर वो सहयोग करता रहेगा तो उसे हर आने वाले खेल की जानकारी पहले मिलती रहेगी। यही भरोसा उसे अंधा बना देता है। वो ये भूल जाता है कि इस जगह पर कोई भी सौदा स्थायी नहीं होता। यहाँ नियम तभी तक चलते हैं जब तक ऊपर बैठे लोग चाहें। पुलिस अधिकारी जो अब गार्ड के भेष में है, धीरे धीरे इस सड़े हुए सिस्टम को समझने लगता है। वो देखता है कि कैसे हर चीज रिकॉर्ड की जाती है, कैसे कैमरे हर पल को कैद करते हैं और फिर भी सच्चाई को आसानी से मिटाया जा सकता है। वो ये भी महसूस करता है कि ये खेल सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। जो लोग इसे चला रहे हैं वे भी इंसानियत से उतने ही दूर जा चुके हैं। जब डॉक्टर अगला खेल पूछता है और इस बार उसे जानकारी नहीं मिलती, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि वो भी सिर्फ एक मोहरा है।
गुस्से और डर में वो एक गार्ड को बंधक बनाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि जैसे ही वो नियंत्रण से बाहर जाता है, सिस्टम उसे तुरंत खत्म कर देता है। फ्रंटमैन खुद सामने आकर ये साबित करता है कि नियम तोड़ने की सजा सबके लिए एक जैसी है। डॉक्टर की मौत के साथ ये साफ हो जाता है कि यहाँ बराबरी सिर्फ दिखावा है। जब तक आप सिस्टम के काम आते हैं, आप जिंदा रहते हैं। जैसे ही आप बोझ बनते हैं, आप हटा दिए जाते हैं। ये सच्चाई उन खिलाड़ियों तक भी धीरे धीरे पहुंचने लगती है, भले ही उन्हें पूरी तस्वीर न दिखे। अगले दिन माहौल फिर बदला हुआ होता है। खिलाड़ियों को बताया जाता है कि अगला खेल जोड़ी में खेला जाएगा। ये घोषणा सुनते ही कमरे में अजीब सी बेचैनी फैल जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि आप किसे हराएंगे, बल्कि ये होता है कि आप किसके साथ मर सकते हैं। लोग अपने पुराने भरोसे, दोस्ती और सहानुभूति के आधार पर साथी चुनते हैं, ये सोचे बिना कि ये फैसला आगे चलकर कितना भारी पड़ सकता है। कुछ लोग तुरंत जोड़ी बना लेते हैं, कुछ देर तक भटकते रहते हैं। जी योंग जैसी लड़की जिसे कोई साथी नहीं चुनता, उस जगह की सबसे कड़वी सच्चाई दिखा देती है। यहाँ अकेलापन सबसे बड़ा अपराध है। जो अकेला है वो पहले टूटता है। जब खेल शुरू होता है और 10 कंचे दिए जाते हैं, तब नियम समझ आते हैं। ये खेल ताकत का नहीं, दिमाग और धोखे का है। जीतने का मतलब है कि सामने वाला पूरी तरह खाली हाथ हो जाए, और हारने का मतलब है मौत। यहाँ दोस्ती का कोई मूल्य नहीं बचता, क्योंकि नियम इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। सांग-वू और अली के बीच खेल शुरू होता है। अली सच्चे दिल से खेलता है, क्योंकि वो अभी भी भरोसे में विश्वास करता है। सांग-वू हारता हुआ देखकर ये साफ हो जाता है कि वो ये खेल ईमानदारी से नहीं खेलेगा। वो अली को बहलाता है, झूठा वादा करता है और उसके भरोसे का इस्तेमाल करता है। जब अली को सच्चाई पता चलती है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मासूमियत इस जगह पर सबसे कमजोरी बन जाती है। गिहुन और बूढ़े खिलाड़ी के बीच खेल अलग रूप लेता है। बूढ़ा आदमी कभी भूलने का नाटक करता है, कभी रास्ता भटक जाता है। गिहुन धीरे धीरे उसे धोखा देता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, तो उसे एहसास होता है कि वो खुद भी वही बनता जा रहा है जिससे वो बाहर की दुनिया में नफरत करता था। बूढ़ा आदमी उसे आखिरी कंचा दे देता है, और ये पल गिहुन को अंदर से तोड़ देता है। सेबेयोक और जियोंग का खेल सबसे शांत और सबसे दर्दनाक होता है। यहाँ कोई चाल नहीं, कोई धोखा नहीं। जियोंग जानबूझकर हार जाती है, क्योंकि उसके पास लौटने के लिए कुछ नहीं है। उसकी मौत ये दिखाती है कि कभी कभी हार एक चुनाव भी हो सकती है। जब ये खेल खत्म होता है, तो जो लोग लौटते हैं वे पहले जैसे नहीं रहते। अब उन्होंने सिर्फ दूसरों को मरते नहीं देखा, उन्होंने खुद किसी की मौत में हिस्सा लिया होता है। ये बोझ हर किसी के चेहरे पर साफ दिखता है। इसी के साथ पार्ट 2 अपने अंत की ओर पहुंचता है। अब खेल सिर्फ शारीरिक नहीं रहे, वे मानसिक हो चुके हैं। जो आगे आने वाला है वो सिर्फ डर पैदा नहीं करेगा, बल्कि इंसान को पूरी तरह बदल देगा। कंचों वाले खेल के बाद जो खिलाड़ी वापस लौटते हैं, अब वे सिर्फ थके हुए नहीं होते, वे अंदर से खाली हो चुके होते हैं। वहाँ कोई बात नहीं करता, कोई आंख नहीं मिलाता। हर किसी को पता होता है कि उसने क्या खोया है और किस कीमत पर जिंदा है। कमरे की हवा भारी हो जाती है, जैसे हर सांस किसी बोझ के साथ ली जा रही हो। अब ये जगह सिर्फ खेल का मैदान नहीं रह जाती, ये एक कब्रिस्तान जैसी महसूस होने लगती है, जहाँ जिंदा लोग घूम रहे हों। इसी बीच जांग डक सू और मिनियो के बीच का तनाव और साफ हो जाता है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और यही जान पहचान अब जहर बन चुकी होती है। मिनियो उसे याद दिलाती है कि उसने उसे धोखा दिया है, और जांग जानता है कि इस जगह पर धोखा कभी भूला नहीं जाता। यहाँ हर पुराना हिसाब किसी न किसी खेल में सामने आता ही है। कोई भी रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो या दुश्मनी, इस जगह पर सुरक्षित नहीं रहता। फ्रंटमैन की मौजूदगी अब पहले से ज्यादा सख्त लगने लगती है। डॉक्टर की मौत के बाद ये साफ हो चुका होता है कि नियम तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। गार्ड्स अब और अनुशासित दिखते हैं, जैसे उन्हें याद दिला दिया गया हो कि उनकी पहचान भी मास्क के पीछे ही सुरक्षित है। इस जगह पर नाम और चेहरा दोनों ही बोझ हैं। पुलिस अधिकारी, जो अब पूरी तरह गार्ड के भेष में घुल चुका है, कंट्रोल रूम और सुरंगों के बारे में और जानकारी जुटाता है। वो देखता है कि कैसे लाशें ले जाई जाती हैं, कैसे रिकॉर्ड मिटाए जाते हैं, और कैसे हर चीज़ को एक मशीन की तरह चलाया जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि इस जगह को छोड़ते समय सब कुछ विस्फोट से मिटा दिया जाता है, ताकि कोई निशान न बचे। ये एहसास उसे और सतर्क कर देता है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगली सुबह खिलाड़ियों को फिर से लाइन में खड़ा किया जाता है। संख्या अब बहुत कम रह गई होती है।
हर चेहरा जाना पहचाना लगने लगता है और यही सबसे डरावनी बात होती है, क्योंकि अब जब कोई गायब होता है तो वो सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता, वो एक याद बन जाता है। और यादें इस जगह पर सबसे भारी चीज होती हैं। खिलाड़ियों को खाने के लिए बुलाया जाता है और इस बार माहौल अजीब होता है। खाने के साथ एक चाकू भी रखा होता है। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सब समझ जाते हैं कि ये सिर्फ खाने का औजार नहीं है, ये एक इशारा है। जैसे सिस्टम ये याद दिला रहा हो कि आखिरी खेल से पहले वो चाहे तो खुद ही एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं। ये मानसिक दबाव किसी भी खेल से ज्यादा खतरनाक होता है। गेहुन सैबयोक की हालत को देखता है और समझ जाता है कि वो गंभीर रूप से घायल है। कांच के टुकड़ों से उसे अंदरूनी चोट लगी थी और उसका खून रुक नहीं रहा था। वो मदद मांगने जाता है, लेकिन जब वो लौटता है तब तक देर हो चुकी होती है। सांग वो उसे मार चुका होता है। ये पल गेहुन को पूरी तरह तोड़ देता है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ खेल की नहीं रह जाती, ये व्यक्तिगत हो जाती है। सैबयोक की मौत के बाद माहौल और ठंडा हो जाता है। अब सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे होते हैं। खेल अपने अंत की ओर बढ़ रहा होता है और ये साफ हो जाता है कि यहाँ कोई विजेता खुश नहीं होगा। जीतने वाला भी कुछ ऐसा खोएगा जिसे पैसे से वापस नहीं लाया जा सकता। इसी के साथ पार्ट 2 पूरी तरह समाप्त होता है। ये हिस्सा ये दिखाता है कि खेल सिर्फ शरीर नहीं तोड़ते, वे रिश्ते, भरोसा और इंसान की आत्मा तक को काट देते हैं। अब जो बचा है वो सिर्फ आखिरी रास्ता है, जहां जीत और हार दोनों की कीमत एक सी होती है। रस्साकशी के खेल के बाद जो लोग बचे रहते हैं, उनके चेहरों पर जीत का कोई गर्व नहीं होता, वहां सिर्फ राहत होती है। और उस राहत के पीछे छिपा डर, क्योंकि अब सब जान चुके होते हैं कि हर जीत अस्थायी है। हर जीत का मतलब है कि अगली बार मरने का खतरा और नजदीक आ गया है। जैसे जैसे खिलाड़ी अपने कमरे में लौटते हैं, वैसे वैसे सन्नाटा और भारी होता जाता है। खाली बिस्तर अब सिर्फ जगह नहीं रहते, वे याद दिलाने लगते हैं कि यहाँ गिनती कम होना ही सबसे बड़ा नियम है। रात फिर आने वाली होती है और इस बार डर पहले से अलग रूप में मौजूद रहता है। अब लोग जानते हैं कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, बल्कि हिंसा की अनुमति है। हर कोई अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखने लगता है, जैसे ये तय कर रहा हो कि कौन खतरा है और कौन नहीं। जांग डक सू जैसे लोग अब भी ताकत के दम पर खुद को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन उनके भीतर भी एक डर पनप चुका होता है, क्योंकि जब इंसान दूसरों को डराकर ऊपर आता है तो उसे सबसे ज्यादा डर अपने ही जैसे लोगों से लगता है। इसी बीच डॉक्टर और गार्डों की साजिश और गहरी होती जाती है। मृत शरीरों से अंग निकालना अब उनके लिए सामान्य काम बन चुका होता है। डॉक्टर को यह भरोसा दिलाया गया होता है कि अगर वो सहयोग करता रहेगा तो उसे हर आने वाले खेल की जानकारी पहले मिलती रहेगी। यही भरोसा उसे अंधा बना देता है। वो ये भूल जाता है कि इस जगह पर कोई भी सौदा स्थायी नहीं होता। यहाँ नियम तभी तक चलते हैं जब तक ऊपर बैठे लोग चाहें। पुलिस अधिकारी जो अब गार्ड के भेष में है, धीरे धीरे इस सड़े हुए सिस्टम को समझने लगता है। वो देखता है कि कैसे हर चीज रिकॉर्ड की जाती है, कैसे कैमरे हर पल को कैद करते हैं और फिर भी सच्चाई को आसानी से मिटाया जा सकता है। वो ये भी महसूस करता है कि ये खेल सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। जो लोग इसे चला रहे हैं, वे भी इंसानियत से उतने ही दूर जा चुके हैं। जब डॉक्टर अगला खेल पूछता है और इस बार उसे जानकारी नहीं मिलती, तब उसे पहली बार एहसास